गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नहीं होंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में मैक्स वर्टहाइमर को। अब थोड़ी सी स्पीड आज से पकड़ेंगे हम, ताकि चीजें समझ में भी आए और हम थोड़ा सा सिलेबस पे भी काम कर पाए। ठीक, और इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेशन भी हम रख लेंगे, मतलब उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेंगे। वो आज आपको एडवांस में मिल जाएंगे। खाना बनाते टाइम वीडियो देख रहे हो, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहानी है और देखते हैं चीजों को। हम इससे पहले के जितने भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये देखना चाहें कि इससे पहले हमने कौन से स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस किया या स्टडी किया, तो आपको पिछले पुराने 2-3 सेशन देख लेने चाहिए। 2 सेशन से तो एटलीस्ट ये कहानी चल ही रही है, तो वो 2 सेशन आप एक बार देखेंगे। बिल्कुल आप बिगिनर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपको समझने में समस्या आए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शर्ट का कलर नाइस है, ये सब तो चलता रहेगा। आ जाते हैं बोर्ड के कलर नाइस पे, उसका कलर नाइस कर लेते हैं, वो जरूरी है। ठीक है ना। हॉस्पिटल से लाइव हूं कोई कह रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आते हैं, देखिएगा, समझते हैं। अगर हम बात करें गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की या गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की, अब इसके बाद जब हमने देखा, आपको याद ही होगा थोड़ा बहुत, ये आपको हो सकता है मिल भी गया हो अभी तक। अगर नहीं मिला तो मैं टीम से बात कर लूंगी कि क्या समस्या है। कई लोग कह रहे हैं अभी भी नहीं मिली है पीडीएफ। SFPBGCHC, इसको आप SFPBGCHC, तो 2-2 के 4 चंक बनाएंगे तो ये 8 स्कूल आपको याद हो जाएंगे जो आपके काम के हैं, है ना। एक पेयर ये बनाया SF, फिर PB का एक पेयर GCHC, ठीक है। और 4 दूनी कितने होते हैं? 8। ये बात तो आपको पता ही है। ठीक, तो उस केस में हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म आराम से। फिर हम साइको एनालिसिस भी कर चुके हैं, फ्री एसोसिएशन टेक्निक, ड्रीम एनालिसिस, बिहेवियरिज्म भी कर चुके हैं। अब आती है बात गेस्टाल्ट वाद की। ठीक, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। ठीक, फिर उसके बाद हम कॉग्निटिविज्म को पढ़ेंगे। आइए, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो एक चीज जान लेना जरूरी है कि इसके जो फादर हैं जर्मनी से थे, मैक्स वर्टहाइमर या मैक्स वर्दीमीर कह देते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, फोटो आप सामने देख पा रहे हैं। तो मैक्स वर्दीमीर जो है फाउंडर हैं इस स्कूल के। क्या है इस थॉट के, या ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो विचारधारा है गेस्टाल्टवाद, इसके क्या है? जनक हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में हो रही है तो बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नेहा, सही से चल रही है क्लास? बताओ फटाफट से। ठीक है, तो हम ये कहेंगे मैक्स वर्टहाइमर इस स्कूल ऑफ थॉट के जनक हैं। अब गेस्टाल्ट होता क्या है? गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आई कहां से? तो इसका जो जन्म हुआ वो जर्मनी में हुआ। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्टिज्म बोल सकते हैं कई लोग इसको, यानी गेस्टाल्टवाद। ठीक, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद कह देते हैं हिंदी में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, तो इसका मतलब होता है, गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका कहीं एग्रीगेटेड मीनिंग होता है एन ऑर्गेनाइज्ड होल। एग्जैक्ट मीनिंग इसका नहीं मिल सकता, बट एन ऑर्गेनाइज्ड होल जो है वो इसका थोड़ा थोड़ा सही मीनिंग है। यानी कि क्योंकि ये जर्मन भाषा में है तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन संभव नहीं है, तो हम कहते हैं एक वर्गीकृत पूर्ण, यानी एक ऐसा होल जिसको जोड़ करके पूर्ण बनाया गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या बताओ एक बार। कोई भी समस्या अगर है तो आप ये बात बता सकते हैं। ठीक है, आपकी तरह एकदम परफेक्ट चल रही है क्लास, बहुत बढ़िया नेहा, धन्यवाद इतना प्यारा मक्खन लगाने के लिए। अब हम आएंगे इधर, तो एन ऑर्गेनाइज्ड होल, राइट, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। मतलब एक वर्गीकृत पूर्ण जोड़ करके जिसको एक पूर्ण बनाया जाए, या एक प्रॉपर वर्गीकरण के थ्रू। वर्गीकरण क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना। जैसे आप अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करते हैं, जब कपड़े सारे फैले हुए होते हैं, रूम ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजें इधर उधर फैली पड़ी हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं। तो एक व्यवस्थित पूर्ण या एक वर्गीकृत पूर्ण। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल। तो ये एक जर्मन वर्ड है।
क्या है, जर्मन वर्ड है, और इस स्कूल ऑफ थॉट की शुरुआत जर्मनी में ही हुई थी, है ना, जर्मन वर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर हो रही है तो आप बता सकते हैं, नहीं हो रही है तब भी आप बिल्कुल खुलेआम बता सकते हैं। ठीक है बात। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके बाद इस स्कूल ऑफ थॉट में वोल्फगैंग कोहलर आए, बहुत ही फेमस हैं। इनकी थियोरी का नाम है, मैं लिख भी देती हूँ, ये आपको मिल भी जाएगा उसमें, वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर कहते हैं, वोल्फगैंग कोहलर। इन्होंने एक आइलैंड पे जर्मनी के, वो कोहलर के ऐड देखे होंगे ना आपने, वो वॉशरूम के सामान अलग अलग हार्डवेयर के आते हैं इनके, वो वाले कोहलर नहीं है, ये बहुत पुराने कोहलर हैं। ठीक है, तो जर्मनी के एक आइलैंड पे, मान लीजिए एक आइलैंड है, ठीक, पानी है चारों तरफ, जर्मनी में जहां पर ये हैं, ये एक जर्मनी के एक आइलैंड पे फंस गए और इन्होंने कुछ एप्स पर प्रयोग किए। एप्स समझते हैं, चिंपैंजी, ठीक है ना, चिंपैंजी जिनको बहुत क्लोजेस्ट कजिन कहा जाता है ह्यूमंस का, क्योंकि ह्यूमंस के यानी मानवों के हमारे और चिंपैंजी के जो जीन्स हैं वो बहुत हद तक मैच होते हैं, कुछ शायद 1-8% का भी पूरा डिफरेंस है नहीं। तो इन्होंने एप्स पर प्रयोग किया, यानी वन मानुष पर प्रयोग किया, चिंपैंजी पर प्रयोग किया अगर मैं कहूं, ठीक है ना, चिंपैंजी, चिंपैंजी पर प्रयोग किया। ठीक, कहां, जर्मनी के एक आइलैंड के ऊपर। ठीक, और एक बहुत ही फेमस चिंपैंजी था, इन एप्स में से एक बहुत इंटेलिजेंट चिंपैंजी निकल करके आया जिसका नाम था सुल्तान। रे सुल्तान नहीं है ये। ठीक, तो ये एक बात है। इनकी एक थियरी है जिसके लिए ये बहुत फेमस हैं। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से, मैं ये थियरी अलग से पढ़ाऊंगी आपको जब आगे आएगी सिलेबस में, लर्निंग थियरीज में, इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग, ठीक है, यानी सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर इस बात को समझने में हो रही है तो आप मुझे अभी का अभी यहीं बता सकते हैं। ठीक है, सूझ का सिद्धांत, इंसाइटफुल लर्निंग, है ना, अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है इंसाइटफुल लर्निंग में। ठीक है, बात एक ही है स्वाति, आप इसमें आराम से पढ़िए, आपको पूरा डिटेल में, पेडागोजी में मैंने कोई अंतर नहीं रखा है, सभी बैचेस में आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास साइकोलॉजी देखने को मिलेगी, है ना। पेडागोजी सभी को डेप्थ में ही कराई जाएगी क्योंकि आजकल सिलेबस बदलते देर नहीं लगती। अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से पेपर हुआ नहीं है, कल को सिलेबस बदल गया फिर आप रोएंगे कि इससे तो हम ये पढ़ लेते, वो वाला बैच ले लेते। तो एक बार में आप अच्छी साइकोलॉजी पढ़ लें, ये मेरी कोशिश है, क्या समझे। इंसाइटफुल लर्निंग या थियरी जो है, सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत क्या है, सूझ का सिद्धांत। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंट तो इनके कई सारे हैं बट अभी के लिए हम इतना ही जान लेते हैं। ठीक, और इनकी थियरी बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी है, तो ये भी किस इस गेस्टॉल्ट स्कूल से ही संबंध रखते हैं। एक व्यक्ति हैं कर्ट कोफका, कर्ट कोफका। तो ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की बात करेंगे। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की बात करते ही आपके दिमाग में तीन लोगों का नाम आना चाहिए। जब हम गेस्टॉल्टवाद की बात करें, जब हम गेस्टॉल्टवाद की बात करें तो गेस्टॉल्टिज्म में तीन चीजों आनी चाहिए आपके दिमाग में। एक तो वर्टहाइमर है, वर्दीमीर, जो इसके जनक हैं, जिन्होंने फाउंडेशन रखी इस स्कूल ऑफ थॉट की। दूसरे व्यक्ति हैं कोहलर, वुल्फगैंग कोहलर। तीसरे व्यक्ति हैं कोफका। ठीक है, काफका नहीं है, वो अलग व्यक्ति हैं, कोफका। ठीक, कोफका, कोफका, ठीक, कोहलर और वर्दीमीर हिंदी वाले लिख सकते हैं, नहीं तो वर्टहाइमर ही है, वर्दीमीर, राइट। और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में इसमें जुड़े, कर्ट लेविन,
बट उनका नाम लिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं तो कर्ट लेविन भी जो है वो गेस्टॉल्ट स्कूल को ही एक तरह से मानते हैं। ठीक, लेकिन ये 3 लोग बहुत जरूरी हैं गेस्टॉल्ट बाद में। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये है नेक्स्ट पिक्चर, समझिए। द होल इज, अब ये मानता है गेस्टॉल्टवाद की, ये विचारधारा है जिसपे हम अभी बात करने वाले हैं। कर्ट लेविन भी हैं, यस, उनकी हम फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे कर्ट लेविन की, वो भी इसी स्कूल ऑफ थॉट में है। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने 3 ही नाम लिखे हैं, नहीं तो कुर्ट लेविन बोल देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिन कोलर की आप थियोरी पढ़ते हैं वन मानुष वाली, वो जो सुल्तान वाली, वही कोलर हैं ये, और इन्होंने काम किया इस पे, तो इसीलिए तो ये जो चैप्टर है जरूरी है ना, पूरा आपका बेस तैयार कर देता है। आप आगे कोई भी थियोरी पढ़ेंगे वो किसी ना किसी स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करती होगी, ठीक है ना। चलिए शिवानी, द होल इज डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी संपूर्ण जो होता है, एक होल जो बनता है, वो भागों के योग से भिन्न होता है। बेसिकली अरस्तु ने ये बात कही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये इस बात को मानते हैं गेस्टॉल्टवादी। इनका बहुत ज्यादा फेमस ये चीज चलती है, द होल इज डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जो होल होता है वो इसके जो टुकड़े हैं, जो पार्ट हैं, जो हिस्से हैं, उनके जोड़ से, योग से कुछ अलग होता है। मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि अगर हम बात करें, मेरे सामने ये 2 एक ईयरफोन्स हैं, एयरपॉड्स हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इतनी दूर से दिख नहीं पाएगा, कुछ और ही लेना पड़ेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, कोशिश कर लेते हैं, पेन है। अब इस पेन के कैप को मैं अलग निकाल के रख दूं, है ना, पेन के कैप को मैं अलग निकाल के रख दूं, ठीक, ये अलग हो गया। पेन अलग है, इसकी रिफिल को अलग निकाल दूं, ये क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। क्या हो गए, इस चीज के पार्ट्स हो गए। क्या इन पार्ट्स को जस्ट कैसे भी जोड़ देने से कोई मतलब निकल आएगा, नहीं। तो होल जो बनेगा, होल क्या है, ये पेन डिफरेंट होगा जस्ट सम से, जो आप योग कर रहे हैं सभी पार्ट्स का, उससे कुछ अलग बनता है। क्या, योग, किस चीज का, जो भी चीज एक एज अ होल बन रही है, चाहे वो बॉटल हो, आप इसमें साइकिल का एग्जांपल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। जो आपकी बाइसिकल होती है उसमें क्या है, कुछ तो हिस्से हैं उसका, एक टायर होंगे 2, ठीक है, उन टायर में भी आपकी वो जो चीजें होती हैं, फिर एक सीट होगी, ठीक, फिर उसमें और भी चीजें होंगी जो उसको कनेक्ट करती हैं। इन चीजों को अलग अलग जोड़ देने से क्या कोई होल बनेगा, नहीं। लेकिन जब प्रॉपर एक साइकिल बनती है तो वो डिफरेंट होती है उसके पार्ट से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। इसी तरह से अगर आप कार का एग्जाम्पल लेते हैं, कार में भी उसके टायर अगर आप अलग से खरीदने जा रहे हैं, आप जाएंगे किसी वर्कशॉप में, सब खुला पड़ा है, आपको लगेगा यार ये मेरी गाड़ी है या ये मेरी ही साइकिल है। अगर आप सर्विस करा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको लगे यार सब, इसका टायर खोल के इधर उधर ले गए, कुछ भी चल रहा है, कभी हैंडल हटा दिया आगे से, अगर बाइक है तो स्टीयरिंग के कुछ कुछ काम चल रहा है, इंजन अलग, गाड़ी का टायर अलग, गियर बॉक्स अलग, है ना, विंडोज अलग, बॉडी अलग। अब ये जो होल बनेगा जब, तो वो डिफरेंट होगा। जस्ट आपने अगर पार्ट्स को जोड़ देते तो वो जरूरी नहीं होल क्रिएट कर दे, वो एक परसेप्शन ओवरऑल जब आप एज अ होल देखते हैं तो मीनिंग निकल के आता है। ठीक, समझ पा रहे हैं बात को या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए जो थियरी है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, इन सब पे ज्यादा फोकस करती है, इन सब पे ज्यादा फोकस करती है। तो द होल इज डिफरेंट देन दी सम ऑफ इट्स पार्ट्स, जो संपूर्ण होता है, जो एक होल बनता है, वो उसके भागों के योग से एकदम भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। ऐसी बात कौन कह रहा है, ऐसी बात कह रहे हैं गेस्टॉल्ट वादी। ठीक है, कोई दिक्कत है अर्शदीप, कोई समस्या है, बताओ मुझे। अगर समस्या है तो भी बताओ, नहीं है समस्या तो भी बताओ, कुछ और बात है तो भी बताओ, नहीं है कोई बात तो मत बताओ, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पिक्चर डालना भूल गई हूं, नहीं तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाती है ना। थोड़ा सा इंटरनेट का कर लेते हैं क्या इस्तेमाल। ये हालांकि हम पढ़ेंगे, इसके प्रिंसिपल्स भी होते हैं कुछ, वो अलग से पढ़ेंगे। देखते हैं अगर कुछ आता है तो, ठीक है जी। चलो खैर, समय तो क्यों ही नष्ट करें।
बेसिकली अगर आप किसी भी चीज को देखते हैं तो जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे ये साइकिल ही है, बहुत अच्छा मिल गया। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की, कभी कभी गूगल मदद कर जाता है ना, कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं इसको, ये भी मैंने पहले कभी ना कभी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि गेस्टॉल्ट जो जर्मन वर्ड है, इसका नियरेस्ट वर्ड इंग्लिश में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है ना, या फिर इसको कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्गेनाइज्ड होल कह देते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें साइकिल कहाँ है भाई, ये रही। देखिएगा, पता नहीं ये जूम नहीं होगा, देखिएगा, द यूनिफाइड होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। देखिए ये आपको साइकिल के दिख रहे हैं पार्ट्स, इसको कैसे सेव करेंगे, हो भी जाएगा नहीं, ठीक। अगर हम बात करें चलिए बहुत बढ़िया, आग लगा दिए हैं आप लोग। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ, क्योंकि हमें पिक्चर से, और क्यों नहीं आज के समय में हम इन चीजों का इस्तेमाल करें, फिर पॉइंट क्या हुआ किसी चीज का, अगर हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर हम क्या क्या ही कर रहे हैं? देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, कहाँ से बात करें यार, पिक्चर्स डाउनलोड नहीं होती हैं, बताइए क्या दिन आ गए हैं? मुझे चिंता इस सच है नहीं, अभी कोई तो विधायक जी या पता नहीं कौन, किसी पे तो केस वेस हुआ है ना, कुछ तो अच्छे काम करते पाए गए थे, हमारे घर में से है नहीं तो वो तो टेंशन नहीं है। देखिएगा एक बार, बातें तो हम लोगों ने बहुत कर ली, ठीक है ना यार, ये वेब पेज के रूप में नहीं चाहिए हमको। क्या कर रहे हैं आप लोग, प्रॉपर समझ नहीं आया, वही उसी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि ये पिक्चर देख के ही समझ में आने वाली चीज है, पता नहीं मैं कैसे वो मिस कर गई हूँ यहाँ पे, जो आपका मुझे पता था कि बिना पिक्चर के चलेगा नहीं ना, क्योंकि इसको सिर्फ बातों में समझाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको इसको पिक्चर के थ्रू समझा दूं, जो कि मैं अब जस्ट अभी करने वाली हूँ। टेंशन ना ही लेने का, स्टाइल में रहने का, ठीक। देखिए, देखिए, अगर हम बात करें, हो गया डन, सॉरी मैंने आपके 2 मिनट लिए, लेकिन ये कई लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, 2 मिनट की कीमत आप क्या जाने रमेश बाबू। देखिएगा, अगर हम बात करें, इसकी हम बात कर रहे थे, जो मैंने अभी थियोरी में बताया उसकी, यार मैं विंडोज चलाने की आदी नहीं हूँ, मेरा सारा काम मैक पे होता है, और ये जो स्मार्ट बोर्ड का कंप्यूटर है या जो इसमें ब्रेन है वो है विंडोज का, तो मुझे थोड़ी समस्या होती है एट टाइम्स। द यूनिफाइड होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ द पार्ट्स, मतलब हम यही तो बात कर रहे थे अभी कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ये कहती है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहती है कि भाई जो होल होता है वो डिफरेंट होता है ना, ग्रेटर नहीं, जो एग्जैक्ट वर्ड इन्होंने यूज किए हैं, कई लोग कहेंगे द होल इज डिफरेंट देन द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, तो उसमें समझने में समस्या होती है, ग्रेटर का मतलब क्या, महान होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, लेकिन डिफरेंट होता है होल। जब आप किसी चीज को ऐसा होल देखते हो तो वो डिफरेंट होता है, किससे, इसके टुकड़ों के योग से। अगर मैं ये सारी चीजें भी जोड़ दूं एक साथ, जो आप देख रहे हैं साइकिल के जो ये टायर हैं या साइकिल की जितनी भी एक्सेसरीज हैं, मान लीजिए ये टायर है साइकिल का, इसको एक साथ जोड़ दिया, ठीक, टायर को लगाया साथ में, ये जो ये वाला पार्ट है इसका जो भी बोलते होंगे, इस पार्ट को रख दिया साथ में, ठीक, फिर आगे वाला जो हिस्सा है इसको रख दिया साथ में, ये ब्रेक है इसको कहीं यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया, दूसरे टायर को इधर लगा दिया, ये कर दिया, फिर सारे पार्ट्स हैं और सबका योग कर दिया एक साथ जोड़ के, फिर भी होल से अलग हैं कि नहीं है। होल जब बनेगा वो मीनिंगफुल होगा, वो क्रिएटिव होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तो यही मतलब था कि होल जो होता है वो डिफरेंट होता है अपने पार्ट्स के मुकाबले। क्या है ये, होल है, संपूर्ण है, क्या है, संपूर्ण है। समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं बताइएगा, तो ये होल है। वही बात अगर हम इसकी कर दें, सम ऑफ इट्स पार्ट की कर दें, तो ये सम है, पार्ट्स का सम है, सम है किसका, पार्ट्स का, योग है, सारे पार्ट्स को इस साइकिल के एक साथ जोड़ दिया गया, तब भी एक होल क्रिएट नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो अगर हाँ एग्जैक्टली जैसे मिक्स वेज अगर सब्जी बन रही है तो वो सबको आप अलग अलग रख दें, उसका मतलब अलग अलग बना दें,
वो या अलग अलग रखी हुई सब्जियां हैं, वो अपने आप में होल नहीं है, लेकिन आपने एक डिश बना दी उसकी जोड़ करके, जिसको मिक्स वेज कह रहे हैं, तो उसमें टेस्ट आएगा, है ना। और अलग अलग सब्जी बना के सारी मिक्स करते तो क्या होता, वही टेस्ट आ जाता, सर पकड़ लेते आप अपना। हो सकता है उल्टियां करते घूमते कई लोग तो, कि गाजर की सब्जी अलग बनाई और भिंडी की सब्जी अलग बनाई। खैर भिंडी तो आई थिंक डलती भी नहीं है उसमें, एक तो मेरी कुकिंग बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, तो मैं आपको कोई भी टेढ़ा मेढ़ा एग्जांपल दे दूंगी। तो गाजर को लेकर के आए, वो आलू को लेकर के आए, टमाटर को लेकर आए, और सबकी अलग अलग सब्जियां बना दी और फिर मिक्स कर दी। तो क्या वो जो सम है, जो एक मिक्स वेज थी, बहुत प्यारा एग्जांपल किसी ने दिया है, बस मैं समझ गई मतलब आपकी एक लाइन से कि इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, ये सबको समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिक्स वेज बनानी है, मान लो मिक्स वेज क्या है, एक होल है, जो एक प्रॉपर कंप्लीट डिश है, अपने आप में होल है, एक है ना, डिश है। क्या मिक्स वेज की जो जो सब्जियां यूज होती है, ऐसा कहा जाता है ना कि भाई सब्जी या रायता बनाना है, दूध पी लो, फिर ऊपर से मट्ठा या वो कर लो, तो अपने आप पेट में दही बन जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो मिक्स वेज की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो उसमें मान लीजिए टोमेटो का आपकी एक वेजिटेबल है जो अलग से आपने बनाई, ठीक, फिर आलू आपने बना लिया, आलू की एक डिश अलग से बना ली, ठीक, पनीर की अलग से बना ली, और जो भी टिंडे तोरी जो भी डलता होगा मिक्स वेज में, कई तरह की सब्जियां होती हैं, लेकिन वो आपने सब्जियां सब इंडिविजुअली अलग 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 बनाई और उनको जोड़ दिया फिर बाद में, तो क्या वो एक होल बन जाएंगी? बिल्कुल अलग होंगी इस सम से। सम जो है वो डिफरेंट होगा इसके होल से। तो होल जो है एक प्रॉपर बीन्स कैरेट एग्जाम्पल एग्जैक्टली, तो होल जो है वो डिफरेंट होता है, कंप्लीट होता है। यही बात हम साइकिल के केस में कर रहे थे कि जितने भी पार्ट्स हैं साइकिल के या बाइक के या गाड़ी के या इवन हेलीकॉप्टर के या फिर एरोप्लेन के, क्या उन पार्ट्स को जस्ट साथ जोड़ देने से मीनिंगफुल बन जाएंगे, एक होल क्रिएट हो जाएगा? नहीं। लेकिन जब वो प्रॉपर एक संपूर्ण रूप में मीनिंगफुल तरीके से जुड़े होते हैं, तब जाकर के एक होल क्रिएट होता है। इसीलिए जो सम ऑफ इट्स पार्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं या ग्रेटर होते हैं, किससे? एक होल से। तो होल जो है वो इस तरह से वर्क करेगा, जबकि अपने सम ऑफ इट्स पार्ट से डिफरेंट होगा। तो ये एक मीनिंग की है, एक होल की बात करते हैं। कौन? एक ऑर्गेनाइज्ड होल की, गेस्टॉल्टवादी। यहां लिखा भी है द यूनिफाइड होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ द पार्ट्स। तो जो सम है उनसे अलग है यूनिफाइड होल। एक कंप्लीट होल जो है वो इसके टुकड़ों के जोड़ से, योग से डिफरेंट होगा। समझ पा रहे हो बात को? बहुत आसान सी बात है, इतनी मुश्किल है नहीं, आपको लग रही होगी। समझ में आ गई या नहीं ये बता दो। हाँ, पेजेस ऑफ नोटबुक है, कैसे भी टेढ़े मेढ़े जोड़ दो बन जाएगा होल? नहीं, एक प्रॉपर तरीके से लगे होंगे तब तो बनेगा। क्लियर है? कर्ट कॉफका का भी इसी स्कूल ऑफ थॉट में योगदान है, उनकी थियरी हम अलग से नहीं पढ़ते हैं। देखिएगा, परसेप्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो है परसेप्शन की बात थी। परसीव कैसे कर रहे हैं हम एक कंप्लीट साइकिल को जैसे परसीव करेंगे, उसके टुकड़ों के जो जोड़ है उसको वैसे परसेप्शन उसका क्रिएट नहीं हो सकता। परसेप्शन क्या होता है? धारणा कह लीजिए, अनुभूति कह लीजिए। परसेप्शन होता है, हम कहते हैं ना, कुछ सेकंड्स में व्यक्ति परसेप्शन बना लेता है किसी के प्रति, उसके दिखने से, उसके हाव भाव से और दुनिया भर की चीजों से, ठीक, जो भी उसको पहले प्रेजेंट होंगी। परसेप्शन क्या है? आपके जो 5 सेंसेस हैं, कि आपका टच है, फील, मतलब टच फील वही आ जाएंगे, है ना, जो आपका टच है, आपका स्मेल का सेंस है, आपका टेस्ट का सेंस है, आपका हियरिंग का सेंस है, आपका सीइंग का सेंस है, इन सब से जो है आप 5 सेंसेस से एक अनुभूति बनाते हो, एक दिमाग में परसेप्शन बनता है। 5 सेंसेस से आपके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन जाती है, उस इंफॉर्मेशन से जो मीनिंग बनता है वो परसेप्शन है, वो धारणा है, ठीक है ना। वो क्या है? एक धारणा है। हाँ, आप किसी भी एग्जाम्पल पे ये लागू कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक ड्रेस बनानी है ना, और वो ड्रेस क्या, मान लीजिए उसके लिए कुछ एक छोटी सी पट्टी मम्मी ने काटी या आपका जो टेलर है उन्होंने कट किया, तो क्या उस पट्टी को कहीं भी जोड़ देने से योग बन जाएगा? नहीं। जब वो होल तैयार होगा तो अपने पार्ट से कहीं डिफरेंट होगा, ठीक ना। ऐसे मूर्तिकार भी अगर बनाएगा मूर्ति तो उसमें भी जो पार्ट्स हैं, नाक से सिर्फ पूरी मूर्ति को नहीं आप जज कर पाएंगे। तो हाँ, जस्ट लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो परसेप्शन, हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तब एक परसेप्शन क्रिएट होता है ब्रेन में, ठीक। तो अगर हम कहें परसेप्शन की बात है, ये क्रिएटिविटी की बात है, ऐसे स्कूल ऑफ थॉट में रचनात्मकता, कुछ डिफरेंट सोचना, कुछ नया सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग प्रोसेसेस पे बात करना, हायर लेवल थिंकिंग पे बात करना, इसलिए इसको क्रिएटिव फील्ड से जोड़ा जाता है, गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट को। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब आती है, इससे ज्यादा आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, ये थियरी अलग से भी आएगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ होल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उसके पार्ट से, पार्ट्स के सम से, बिल्कुल कह सकते हैं अरविंद
कि वही बात मैं अभी बहुत देर से बात भी कर रहे हैं हम कि अगर मीनिंगफुली जुड़े हुए नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड होल नहीं है, तो वो पार्ट्स का सम आप कितना भी कर लीजिए कुछ अलग ही आएगा। ठीक बात है, बिल्कुल आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे देखेंगे, संज्ञानवाद आया। ठीक, संज्ञानवाद हमने अभी तक किस किस स्कूल ऑफ थॉट की बात की है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहानी है ना। हमने गेस्टाल्टवाद की बात कर ली, हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कॉग्निटिविज्म की, संज्ञानवाद की, फिर उसके बाद ह्यूमनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म वो बच जाएंगे। देखिएगा, अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें तो संज्ञानवाद, कॉग्निशन का मतलब ही होता है संज्ञान। संज्ञान मतलब जिसके थ्रू हम ज्ञान का सृजन करेंगे, यानी ज्ञान के विषय में जिन भी चीजों से ज्ञान निर्मित होता है, नॉलेज को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिन भी तरीकों से, जिन भी मेंटल प्रोसेसेस से, वो सब कॉग्निटिविज्म में आएगा। ठीक है शिवानी, अगर हम बात करें 1960s की बात है, मिलर एंड जेरोम ब्रूनर ने इस स्कूल को एस्टैब्लिश किया है ना, द सेंटर फॉर कॉग्निशन। यानी 1960 के दशक में जॉन मिलर और जेरोम ब्रूनर ने अनुभूति केंद्र की स्थापना की। अनुभूति नहीं कहेंगे इसको, संज्ञान केंद्र कहिए आप, क्योंकि कॉग्निशन की बात हो रही है। हिंदी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है इन सब्जेक्ट्स में ट्रांसलेशन से। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि कॉग्निशन की जो स्कूल ऑफ कॉग्निशन है या सेंटर फॉर कॉग्निशन है उसकी स्थापना की। दे कंसिडर थिंकिंग एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी इस स्कूल का जो पूरा ध्यान है वो थिंकिंग को, चिंतन को सूचना प्रसंस्करण के रूप में मानने से है। यानी ब्रेन को एक कंप्यूटर की तरह देखते हैं कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं हम थिंकिंग में, उससे हम नॉलेज क्रिएट करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ये स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है। तो जब भी बात थिंकिंग से रिलेटेड आएगी तो आप समझ जाएंगे कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की थिंकिंग की बात गेस्टाल्टवाद में भी हो रही है, बट पूर्ण थिंकिंग या सिर्फ थिंकिंग पे फोकस अगर कहीं है तो वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है, क्योंकि ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह देखते हैं, या ये कहते हैं कि जो थिंकिंग है उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। ठीक राजा, उसके लिए एक बार आप क्या करेंगे, फिर से वीडियो देखेंगे 2 बार, तो रिवीजन में चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि अभी सारे ही एस्पेक्ट हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक, तो ये हुई बात कॉग्निटिविज्म की। कॉग्निटिविज्म से कुछ और चीजें जुड़ी हुई हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही है लगभग हर जगह आजकल, और DEET+B में तो खासकर। ठीक, अगर हम कॉग्निटिविज्म की बात करें या कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, किसकी बात करें? कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट या कॉग्निटिविज्म की बात करें। ठीक है, संज्ञानवाद, संज्ञानवाद। अगर हम संज्ञानवाद की बात करें तो ये क्या होगा? संज्ञानवाद क्या है भाई? कॉग्निटिविज्म क्या है? जो भी चीजें दिमाग से होती हैं, दिमाग से क्या क्या होता है, जिन भी चीजों से आप ज्ञान का निर्माण करते हैं, निर्माण ज्ञान का कहां होगा? दिमाग में होगा। ठीक है जी, अगर हम ये कहें, हाँ, हम एज अ होल देखते हैं जब चीजों को, हाँ, क्या बोल रहे हो भाई बॉबी? कि गेस्टाल्टवाद को तभी तो जानेंगे मैम जब हमें किसी चीज की पिक्चर के बारे में पहले पता होगी, फिर तो इससे पहले बिहेवियरिज्म आ गए। ये तो व्यवहार से जुड़ा हुआ है मैम। बॉबी, बिहेवियरिस्ट को इन्होंने बहुत धोया अगर देखा जाए गेस्टाल्टवाद ने, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यार इंसान को सिर्फ आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स में नहीं जोड़ सकते ना। वो क्या है? उसके अंदर एक थिंकिंग की प्रोसेस है, एक इमेजिनेशन की प्रोसेस है, एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ऐसा नहीं है कि पहले से जानते होगे तभी पिक्चर को जोड़ पाओगे। ये किसी ने तो इमेजिन किया होगा, तभी तो ये साइकिल आपके सामने आ पाई। किसी ने तो एज अ होल, एक मीनिंगफुल होल के रूप में देखा होगा इसको। समझ पा रहे हो बात को? देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ कॉग्निटिविज्म की, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं, जो भी वो प्रोसेस जिसमें नॉलेज को एक्विजिशन की प्रोसेस को हम कॉग्निटिविज्म कह रहे हैं, कि जिसके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, संज्ञान कहलाता है। तो जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो सब कॉग्निटिविज्म में आती हैं। 1-1 नंबर में खूब पूछा जाता है। जैसे थिंकिंग यानी चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन दिमाग से ही होता है या कहीं और से होगा? ठीक, चिंतन की प्रक्रिया। और क्या हो सकता है? अटेंशन, अवधान। आपका ध्यान कैसे जाता है? दिमाग से ही जाता है। अगर आप दिमाग में कुछ सोच रहे हैं तो ध्यान नहीं जाएगा, है ना। ध्यान आपका कहीं और है, बोल देते हैं हम, भाई तेरा ध्यान किधर है? हीरो इधर है। हीरो नहीं, बेसिकली टीचर हो सकता है सामने, या कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ठीक, फिर आती है बात परसेप्शन की। परसेप्शन भी कहां बन रहा है? ये जो 5 सेंसेस हैं आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ना, तो परसेप्शन भी दिमाग से ही बनता है ना। अनुभूति हो गई,
दिमाग से ही बनेंगी ये सारी चीजें। फिर बात आती है किस चीज की, नेक्स्ट बात आती है आपकी थिंकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी। मेमोरी भी दिमाग से जुड़ी हुई चीज है या कहीं और से? स्मृति ईरानी नहीं, जो चीजें आपको याद रखने में हेल्प करे वो मेमोरी। ठीक, स्मृति ईरानी की बात नहीं हो रही है, ये भी दिमाग से होगा। ठीक, मेमोरी भी इसमें मेमोराइजेशन लिख लीजिए, आप इसको मेमोराइजिंग लिख लीजिए, जो आपका मन करे। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा इसी में, इमेजिनेशन। भाई कल्पना किससे करोगे? हाथों से, दिमाग से। तो इमेजिनेशन भी कॉग्निटिविज्म का ही पार्ट हुआ या कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ही पार्ट हुआ, यानी कल्पना कह लीजिए आप इसको, क्या कह लीजिए? कल्पना कह लीजिए। फिर बात आती है किसकी? इमेजिनेशन हो गया। फिर हम बात करेंगे इसमें रीजनिंग की, यानी तर्क करना कहां से आएगा? दिमाग से ही आएगा। तर्कना लिख लीजिए आप इसको, दिमाग से ही आएगा। फिर बात किसकी आएगी बताइएगा फटाफट से? इमेजिनेशन, रीजनिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, और क्या आ सकता है इसमें? स्कीमा कॉग्निटिविज्म से जुड़ा हुआ है कह सकते हो आप, बट प्रॉपर जो बात की उसकी वो कंस्ट्रक्टिविज्म में जाकर के पियाजे ने की, तो श्रेय उनको वहां जाएगा। ऑफ कोर्स लैंग्वेज भी जो है आपके इसी में आएगी, भाषा जो है संज्ञान से ही जुड़ी हुई है भाषा, क्योंकि आपको पता है ब्रेन के दो हेमिस्फेयर हैं, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। लैंग्वेज होती है लेफ्ट में, क्योंकि लॉजिक से लेफ्ट बना है और लॉजिक के साथ ही लैंग्वेज चलती है। तो यहाँ पे आपका LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी बात नॉम चॉम्स्की करते हैं, वो होगा। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट माइंड वो तो सब इसी में आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें आ जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। ठीक है, समस्या समाधान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल। क्रिएटिविटी पूरी तरह से यहां नहीं जोड़ेंगे हम, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग से ही निकल करके आ जाएगी, अलग से नहीं लिखते हैं, बट जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं, है ना। तो इतनी ही चीजें अभी के लिए तो काफी है मुझे लगता है। तो जितनी भी चीजें दिमाग से होती नजर आए आपको, चाहे वो थिंकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो अटेंशन हो, मेमोरी हो, परसेप्शन हो, ये सारी चीजें जो भी दिमाग से होती हैं वो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे। इसीलिए ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन की तरह देख रहे हैं ब्रेन को। ठीक है, इतनी बात या कोई दिक्कत है? तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। जेरोम मिलर और ब्रूनर ने इसको 1960s में एस्टेब्लिश किया था। तो ये थिंकिंग या थॉट प्रोसेस के थ्रू ही समझते हैं चीजों को। इसके बाद आता है ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। अब मानवतावाद जो है, इन्होंने कहा कि यार तुमने इंसान को स्टिमुलस रिस्पॉन्स बना करके रख दिया है ना, उसको आप कोई देख रहा है कंप्यूटर की तरह, तो इंसान को इंसान की तरह देखो। बाय वेरी नेचर ह्यूमंस क्या होते हैं? बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनकी एक फ्री विल होती है। क्या होती है? फ्री विल होती है। फ्री विल, वो लाल सिंह चड्ढा देखी आपने या फॉरेस्ट गंप भी देखी होगी, तो उसमें जिक्र आता है फ्री विल क्या होती है। और एक फिलॉसफी का बहुत भयंकर किस्सा भी है, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, यानी चीजें पहले से नियतिवाद पहले से निर्धारित होती हैं, नियति में होती हैं, या फिर हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है वो काम करती है ना। तो फ्री विल क्या है? स्वतंत्र इच्छा। ठीक, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि इंसान जो है वो बेहतर ही करना चाहता है, वो तो उसके साथ परिस्थितियां हो जाती हैं या वॉटेवर, है ना। तो बाय नेचर जो है इंसान आगे की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ या बेहतर करने की तरफ जाता है। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो, इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं। ठीक है, ये हैं आपके कार्ल रॉजर्स, इन्होंने वो नॉन डायरेक्टिव साइकोलॉजी जो काउंसलिंग है वो दी है। अब्राहम मैस्लो ने आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स दी है, नीड्स की जो थियोरी है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई जब पेट में भोजन नहीं है कहां से इंसान क्या करते? ठीक है, इनकी सबकी थियोरीज भी पढ़ेंगे आने वाले समय में, टेंशन नहीं लीजिएगा। क्लियर है बात? चलें आगे, एक मिनट रुकेगा, दो घूंट पानी की मिल जाए तो अच्छा है।
चलिए समझते हैं फटाफट से, आज तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है, सौरभ कह रहे हैं। स्पिरिचुअल फादर का दर्जा दिया जाता है अब्राहम मैस्लो को, स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है अब्राहम मैस्लो को। बाकी दोनों का योगदान है, ठीक। ठीक है, आगे बढ़े। अभी मैं रिवाइज भी करा दूंगी, डोंट वरी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स फ्री विल, कि व्यक्ति की जो स्वतंत्र इच्छा होती है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मानवता पे ज्यादा फोकस कर रही है कि चीजें मानवता के लिए हैं, होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल की जो फ्री विल है वो क्या चाहता है, पर्सनल ग्रोथ उसकी, कि वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है भाई, आत्म सिद्धि कह लीजिए, आत्म वास्तविकता कह लीजिए, मतलब मैं हूं कौन, हु एम आई, इन क्वेश्चंस के जवाब चाहता है। तो व्यक्ति पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में किस लिए बना हूं, क्या है, उन सब चीजों के लिए काम करता है। और इंडिविजुअल की फ्री विल जो है कि वो स्वतंत्र रूप से, होता है ना 3 इडियट्स में आप देख रहे हैं कि पापा 25,000 का कैमरा होगा या छोटा कैमरा होगा, छोटा घर होगा, छोटी गाड़ी होगी, बट मैं खुश रहूंगा, वो फ्री विल है व्यक्ति की। ठीक है जी। हाँ तमन्ना, मेरे साथ ना समस्या ये है कि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो अभी बहुत बेहतर नहीं हो पा रहा है। कभी हफ्ते में मैं 2 दिन सो रही हूँ, कभी 3 दिन सो रही हूँ, फिर किस टाइम सो रही हूँ, सब कुछ उलट पलट है। तो वो तो मेरी बॉडी अभी तक जिंदा है, अदरवाइज जितना मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है नॉर्मल इंसान की ले नहीं पाती बॉडी। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, वैसी कोई बीमारी नहीं है मुझे, है ना। मेरी तबीयत खराब होने का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमारी हो गई, अब जाना ही होगा। मुझे बुखार भी इजीली नहीं होता कभी, बट वीकनेस जो है इस चक्कर में रहने लग गई है, क्योंकि आप वैसे नहीं सो रहे हैं 2 दिन तक, फिर आप सोएंगे 1 दिन, फिर आप काम पूरा है, स्ट्रेस पूरा है, और जब सोते नहीं है तब भी सैटरडे संडे को भी होता है, चीजें हो जाती हैं काफी। देखिएगा, बिजी कह लीजिए इसको, या पता नहीं क्या मजे आते हैं मुझे करने में, कह सकते हो बिजी तो, क्योंकि चीजें सिंगल हैंडेडली बहुत सारी है मैनेज करने को। कंस्ट्रक्टिविज्म, अब इतना भी समय नहीं है कि सबको, टीम को पूरी सारी चीजें समझाई जा सके। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, ये बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, सृजनात्मकतावाद, सृजनात्मकतावाद, या फिर मैं कहूं आजकल संरचनावाद भी आपके पेपर्स में लिखने लगा है। वैसे संरचनावाद का मतलब होता है स्ट्रक्चरलिज्म, बट उसकी बात कहीं होती नहीं है, तो आप इंग्लिश में झांक के देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म ही लिखा होगा। ठीक है जी। तो अगर हम, हाँ फ्रूट्स मंगा लिए हैं कल से, देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म की, रचनावाद की, तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज द थियोरी दैट सेज लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज रेदर देन जस्ट पैसिवली टेक इंफॉर्मेशन इन, यानी कि बच्चे सिर्फ पैसिवली, निष्क्रिय, एकदम सुस्त पड़े हुए इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को ग्रहण नहीं करते रहते, बल्कि वो क्या करते हैं, नॉलेज को बिल्ड करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे। रचनावाद वह सिद्धांत है जो कहता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को। ठीक है ना, नॉलेज को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं वो। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करें, इसी से प्याजे वाइकोस्की बिलोंग करते हैं, बाद में ब्रूनर की भी विचारधारा ऐसी सी ही है। ठीक, तो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक क्लासरूम होता है एक तो, जो चला आ रहा है परंपराओं से, परंपरा है, याद कीजिए कौन सी मूवी है वो, कभी खुशी कभी गम। ठीक है ना, पारंपरिक तरीके से, ये पारंपरिक कक्षा कक्ष है, ये क्या है, पारंपरिक कक्षा कक्ष है, और ये है कंस्ट्रक्टिविज्म वाला क्लासरूम, ये रचनावादी कक्षा कक्ष है। क्या है, रचनावादी कक्षा कक्ष। अगर हम बात करें यहां, तो हम कहेंगे कि ये यहाँ पे एक टीचर है, बाकी बच्चे अपना अपना कहीं कहीं बैठे हुए हैं पूरी क्लासरूम में, एक जगह से चौक को फेंक फेंक के मारा जा रहा है। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ किसकी, दूसरी तरफ एक कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावादी कक्षा कक्ष की, जहां बच्चे एक्टिव हैं। यहाँ बच्चे क्या हैं, पैसिवली बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, टीचर ज्ञान दे रहे हैं, कुछ को नींद आ गई वो सो जाते हैं, फिर चौक आती है तो उठ जाते हैं, आगे से आके लगती है चौक सर पे। ठीक, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, देख रहे हैं आप, ये बच्चे सब ग्रुप में बैठे हैं, ऐसे देख पा रहे हैं, वहां आगे से लेके पीछे तक, यहाँ सब एक्टिव हैं,
एक बच्चा है जो खड़े होकर कुछ बता रहा है, टीचर भी इनके साथ इन्वॉल्व है ना, और एक एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम चल रहा है, तो इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बच्चे एक्टिवली नॉलेज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं, किसमें, कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो एक तो ये कहता है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो इसमें सब एक दूसरे की हेल्प करके, कोऑपरेट करके सीख रहे हैं एक दूसरे का, है ना, कोऑपरेशन से, सहयोग से सीख रहे हैं। मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है, जिसका कोई मतलब है, जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज हो सके। ठीक है ना, देख रहे हैं आप, 3 लोगों ने ये ब्रिज बनाया, फिर 4th के पास जा रहे हैं, तो कोऑपरेट करके सीख रहे हैं। फाउंडर एज सच किसी एक व्यक्ति को नाम नहीं दिया जाता इसका। पियाजे और वाइगोस्की जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपने आप में एक थॉट है जो किसी एक व्यक्ति को, जिसका क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा, उससे क्वेश्चन आपके कई सारे सॉल्व हो जाएंगे। अभी आएंगे फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी पे भी। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। अब रचनावाद की जब हम बात कर रहे हैं यहां, तो रचनावाद क्या कहता है भाई, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, यानी जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण हो, वो आप सीख रहे हो जिसका कोई मतलब हो, आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। तो मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम। क्या हो, अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। फिर मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए, ये एक ही बात है, मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये फोकस्ड होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान एक्टिवली करे बच्चा, समस्या समाधान क्रिएटिवली हो जाए और अच्छा, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें थी बाकी स्कूल्स में वो सब हैं इसमें। बेसिकली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए एक्टिवली, है ना। बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेटर है वो बच्चा, सक्रिय मिलेगा आपको इस स्कूल में। कोऑपरेशन की ये बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कोऑपरेशन की बात करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग पे भी फोकस करेंगे, जिसकी बात जॉन डूई करते हैं, है ना। फंक्शनलिज्म की भी जो अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने उठाई हुई हैं। अगर हम बात करें किसकी, कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की, एक साथ सीख रहे हैं बच्चे, घूम फिर के सीख रहे हैं। कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, सहयोग से सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, सहयोग। देखिए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन में एक ही अर्थ, हिंदी में दोनों को लगभग सेम ही बात कहते हैं। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना एक दूसरे का, जिसमें आप थोड़ी सी ज्यादा हेल्प करते हैं। कोलैबोरेशन है सब इंडिपेंडेंटली एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा जो हाथ पकड़ना होता है वो कोऑपरेशन में ज्यादा होता है कोलैबोरेशन से। कोलैबोरेशन में 2 इंडिपेंडेंट लोग हैं। ठीक है जी, ग्रुप लर्निंग की ये बात कर देंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मीनिंग मेकिंग की, अर्थ निर्माण की इन्होंने बात की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की, ये सारी चीजें जो भी एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है वो सब यहाँ आ जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट नाम है। एनसीएफ 2005 जो है इसी पे बेस्ड है। आज भी आपकी जो एनपीई है वो कह रही है कि इन चीजों को फॉलो किया जाए, तो वो किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, रचनावाद पे, कि बच्चा ज्ञान का सृजन करे, एक्टिवली नॉलेज को क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, रचनावाद पे। तो ये एक बेसिक बात हुई। पियाजे और वाइगोस्की जो है वो इंपॉर्टेंट नाम है। पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वाइगोस्की जो है वो क्या हैं, जहां भी बच्चा एक्टिव रहे ना उस तरह के सारे वर्ड्स कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ जाएंगे। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, जो कहेंगे ग्रुप में सीखो, समाज के साथ सीखो, एंड ऑल। ठीक, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे रेडिकल है। रेडिकल का मतलब होता है एक्सट्रीम, हार्डकोर। ये कह रहे हैं बस बच्चे को एक्टिव रखो, आप उसको माहौल दो, एक्सपीरियंस दो, सीख जाएगा। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। रेडिकल को रेडिकल ही लिख लेंगे इंग्लिश में तो ज्यादा अच्छा होगा, सोशल को सामाजिक रचनावादी लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये 2 बहुत बड़े प्रवर्तक हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के। आज की क्लास में किसी का कहीं कोई डाउट रह गया हो तो पूछो, नहीं तो हम फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर, मैं आपको आज ही ये शीट मिल जाएगी ताकि आप कल खुद से करके देखें पहले, और फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी कल क्वेश्चंस का। ठीक है ना, इनकी थियोरीज अलग से पढ़ेंगे जब आएंगी। तो ये एक बेसिक बात है, जहां बच्चा एक्टिव है मतलब समझ जाओ कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। अगर इसमें और आप कुछ समझना चाहें तो हम कह सकते हैं, एज द लर्नर गेन न्यू एक्सपीरियंसेस, जैसे ही बच्चा नए अनुभव गेन करता है, दे विल कॉन्टिन्यूअली अपडेट देयर ओन मेंटल मॉडल्स। यही जो मेंटल मॉडल्स हैं ये अपडेट होते रहते हैं, यानी स्कीमा को मेंटल मॉडल कह रहे हैं।
जो भी दिमाग में आपके प्रीवियस नॉलेज है वो अपडेट होती रहेगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि बच्चा क्या है, नए अनुभव ले रहा है, एक्टिव है तो स्कीमा भी अपडेट होता रहेगा, नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी एंड कंस्ट्रक्ट करता रहेगा देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। दुनिया की वास्तविकता आप बनाते रहते हैं जीवन भर। इसीलिए नॉलेज या जो ज्ञान है वो कोई एकमात्र चीज नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सीखते रहते हैं आप जीवन भर। जैसे जैसे नए अनुभव आते हैं, दुनिया की रियलिटी आप समझते जाते हैं, आपका जो प्रेजेंट मेंटल मॉडल होता है वो अपडेट होता जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑफ कोर्स जेरोम ब्रूनर इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रॉनफेन-ब्रुनर। जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिविज्म में बिलोंग करते हैं, ब्रॉनफेन-ब्रुनर सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है जी, वो आएंगे जो आप 3 डोमेन्स की बात कर रहे हो मालविका, वो ब्लूम की बात है, ब्लूम पे बाद में आएंगे, क्विक रिव्यू कर लेंगे। तो ये बात हम कर चुके हैं, ये वुडवर्थ की भी बात कर चुके हैं। एक छोटी सी और बात है जो आपको यहीं जान लेनी चाहिए, वुडवर्थ ने एक और चीज दी है जो है SOR बॉन्ड। ठीक, उससे पहले SR बॉन्ड को समझना जरूरी है, SR बॉन्ड को समझना ज्यादा जरूरी है। आते हैं SR बॉन्ड पे, फटाफट से 1 मिनट लगाएंगे और समझ लेंगे। हमने व्यवहारवाद पढ़ा था, थॉर्नडाइक हैं, पेवलव हैं, स्किनर हैं, वॉटसन हैं, हल हैं, CH हल जिनको हम कह रहे हैं, टॉलमैन हैं, ये सब बिहेवियरिस्ट लोग हैं। पहले वेन्यूरा भी होते थे बट वो बाद में कॉग्निटिविज्म में चले गए। ठीक, तो अगर हम बात करें स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, है ना, उद्दीपक अनुक्रिया की, तो जब हम उद्दीपक अनुक्रिया की बात कर रहे हैं यहां, तो ये जो बॉन्ड है जिसको थियराइज किया वो किया थॉर्नडाइक ने। अपनी बिल्ली वाले एक्सपेरिमेंट पे इनकी थियरी पढ़ेंगे हम, थॉर्नडाइक। ठीक, हालांकि इसको यूज पेवलव की थियरी में भी कहीं ना कहीं किया गया है कि एक स्टिमुलस यानी एक उद्दीपक होता है जो उत्तेजित करता है आपको। गोलगप्पे की खुशबू आपके लिए उत्तेजना हो सकती है, मुंह से लार का आना रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक, तो ये SR बॉन्ड प्रॉपर जो फॉर्मली थियराइज किया वो थॉर्नडाइक ने किया। लेकिन वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने कहा भाई इसके बीच में एक O भी आता है। O बोले तो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं आ रही मेरे मुंह से लार, है ना, तो वो जो रिस्पॉन्स है उसके बीच में ऑर्गेनिज्म भी है। हो सकता है मुझे कोई चीज बाधित करे ही ना। भाई कोई कहे कि पैसे की खुशबू देख के हर कोई बिक जाएगा, ये तो नहीं हो सकता कि वो स्टिमुलस सबके लिए हो। ठीक, तो बीच में ऑर्गेनिज्म भी तो आएगा ना रिस्पॉन्स से पहले। तो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जिसपे ये काम हो रहा है ना। उत्तेजित कौन करेगा? स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? डॉग वाला एक्सपेरिमेंट पेवलव का है, वो लर्निंग थियरीज में आएंगी वो चीजें। तो बस आपको याद रखना है वुडवर्थ ने SOR बॉन्ड दिया है और SR बॉन्ड की जब बात करें तो थॉर्नडाइक ने। ठीक, आते हैं फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी पे, ये आज का आखिरी टॉपिक है, फटाफट से समझेंगे, फिर मैं जिनको जहां कंफ्यूजन है एक बार थोड़े से डाउट लेके आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर दूंगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी? VOD की आपको क्या जरूरत है जब हम रोज पढ़ रहे हैं, तसल्ली से पढ़ रहे हैं, इतनी जल्दी है किस बात की? कहां जाओगे इतनी जल्दी में? है ट्रेन छूट रही है कोई? देखिए चलिए, हाँ PDF डलवा देंगे। पता नहीं क्या कुछ तो ग्लिच चल रहा है आजकल, रुक जाइए आप, PDF डल जाएंगे। पहले तो वो शीट का मैं एक बार बोलती हूँ, शीट तो मिल जानी चाहिए थी। फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बल। हमने एक चीज पढ़ी थी और ये कोई भी अभी तक तो दूर दूर तक नहीं बताता है ना। ये है क्या? साइकोलॉजी का सिंबल। ठीक है, इसको भी कॉपी करना लोग शुरू कर दें और इसका श्रेय जो है वो आपको कुछ अच्छी किताबें देंगी या फिर मैं इसका श्रेय मेरे एक सर हैं दीपक कुमार शर्मा, उनको देती हूँ। ठीक है ना, जिनको आप वैसे नहीं जानते होंगे, इंटरनेट पे बताएंगे कभी। ठीक, तो ये फोर्सेस हैं, क्या है? 3 फोर्सेस हैं, बल हैं। इसमें देख रहे हैं ये त्रिशूल जैसा दिख रहा होगा आपको। एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तीसरा फोर्स ये है। तो जो फर्स्ट फोर्स है, अब इसमें भी डिस्प्यूट रहता है। कुछ किताबें जो हैं, देखो कोई कह रहा है कि सिर्फ थॉर्नडाइक की थियरी को SR थियरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फॉर्मली उस चीज को थियराइज किया, थियरी में डाला। कह तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर प्रूव करके उसकी थियरी बनाई। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इसमें 3 फोर्सेस हैं। अब इसमें बहुत सारे पब्लिकेशन अलग अलग तरह की बातें करते हैं, बट सेज जिसको एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है वो क्लियरली कहता है, और ऐसा है भी कि जो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रही हूं कि आप कल को चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो। मैंने भी एट टाइम्स डिस्कस किया है बिहेवियरिज्म को
बट हम सेज के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे कि पहला जो फोर्स है साइकोलॉजी का वो है साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद। कौन है इसके प्रवर्तक, ये देख रहे होंगे आप, सिगमंड फ्रॉइड, थॉर्नडाइक बोल रही हूँ, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक, तो फ्रॉइड का जो साइको एनालिसिस है, मनोविश्लेषणवाद, ये एक क्या हुआ, कोई कह रहा आज सर्च होगा दीपक सर, पता नहीं आप कौन से दीपक सर उठा लेंगे, उनका बिट्स करके एक इंस्टीट्यूट है, देखिएगा। अगर हम बात करेंगे, वो छोड़िए आप इधर आइए, अगर हम बात करेंगे किसकी, साइको एनालिसिस की, तो साइको एनालिसिस क्या है, पहला फोर्स माना जाएगा साइकोलॉजी का, फर्स्ट फोर्स। फिर सेकेंड फोर्स पे आएंगे हम बिहेवियरिज्म, सेकेंड फोर्स पर आएंगे हम जो है व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद यानी सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, अगर हम बात करें व्यवहारवाद की, तो इसको दूसरा फोर्स, और थर्ड फोर्स ह्यूमनिज्म है यानी मानवतावाद, जिसमें अब्राहम मैस्लो, और व्यवहारवाद आपको पता ही है, वॉटसन जी, जेबी वॉटसन, तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं तुम्हें उन्हें कुछ भी बना के दूंगा। ठीक है ना, मानवतावाद है आपका थर्ड फोर्स। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, इसको आप P यानी साइकोएनालिसिस, B यानी व्यवहारवाद, और क्या है आपका H, PBH। तो ये 3 फोर्सेस हो गए साइकोलॉजी के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी, क्लियर है ना चीजें? नहीं तो हाँ, क्योंकि वैसे भी आधे 1 दर्जन लोग हैं जो आज की डेट में ये कहते नजर आ जाएंगे कि हाँ जी ने हमसे पढ़ा था, चाहे मैंने उनकी शक्ल भी ना देखी हो, है ना। तो जो सच में अच्छे टीचर होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के क्रेडिट लेते नजर नहीं आते, उनको क्रेडिट दे दिया जाता है चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़े, समझे चीजों को। फोर्सेस मतलब बल हैं साइकोलॉजी के, 3 फोर्सेस हैं जिसपे साइकोलॉजी वर्क करती है। ठीक है जी, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ बैठा हुआ है क्या, साइको एनालिसिस। 3 फोर्स साइकोलॉजी में काम करते हैं। फर्स्ट फोर्स है साइको एनालिसिस स्कूल। सेकेंड फोर्स है आपका व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, और थर्ड फोर्स कहा जाता है ह्यूमनिज्म को। ठीक है, रेफरेंस मैंने बता दिया है, सेज पब्लिकेशन, पढ़े हुआ बताया यार। डीएलएड वगैरह में तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उसके अलावा दीपक कुमार शर्मा जो कि सर हैं मेरे, उनका बहुत बड़ा योगदान मैं मानती ही हूँ। बाकी पढ़ाने में जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस और आपने कितने धक्के खाए हैं, कितनी किताबें खंगाली हैं, कितने डीप में आप गए हैं, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा, है ना। क्योंकि आपका जब तक अपना एक स्टाइल डेवलप नहीं है तब तक मजा नहीं आ पाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने को तो अब सीधा क्वेश्चंस पे ही जाएंगे। तो गेस्टाल्टवाद में कई लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ गेस्टाल्टवाद निकाल करके, तो हम बहुत पीछे पहुंच गए। इस पूरे ये आपको वो भी मिल जाएगा अब पीडीएफ पे, क्योंकि ये थियरी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होते ही मिलेगा। गेस्टाल्टवाद पे हम बात कर रहे थे, मैक्स वर्टहाइमर या वर्दीमीर ने इसकी एक तरह से नींव रखी थी। वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका जो है वो इससे रिलेटेड हैं। और अगर हम बात करें, जो होल होता है वो डिफरेंट होता है अपने सम ऑफ इट्स पार्ट से। गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब है एक एग्रीगेटेड होल या एक ऑर्गेनाइज्ड होल या एक मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज्ड होल। यानी अगर आप जो होल होगा, जो मीनिंगफुल है, जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली संगठित है, एक मीनिंगफुल एसोसिएशन में है, डिफरेंट होगा, अलग होगा जस्ट उसके टुकड़ों को जोड़ देने से। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल वो साइकिल वाला मैंने आपको दिया था कि जो होल होता है वो डिफरेंट होता है किससे, सम ऑफ इट्स पार्ट्स से। अगर हम साइकिल के जो भी हिस्से हैं उनका सम कर दें, उनको जोड़ दें ऐसे, तो ये जोड़ जो है, ये योग जो है, ये एडिशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज्ड होल से। तो होल एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है जिसका अपना एक मीनिंग होता है। ये बात गेस्टाल्टवादी मानते हैं। ठीक है ना। फोर्सेस 3 ही है ना निशी, जिसपे चीजें बैठी हुई हैं पूरी तरह से, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, चाहे वो साइको एनालिसिस है सबसे पहले, फिर बिहेवियरिज्म है, तो ऐसा नहीं इसके बाद कम इंपैक्ट है इसका, लेकिन ये 3 फोर्सेस बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग टाइम पे आए और अलग अलग चीजों पे बात करते हैं। बाकी सब इन बिटवीन ही है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, मीनिंगफुल सम से अच्छे से समझ में आ रही है ना चीजें, तो बस वही है।
तो ये बात गेस्टॉल्ट बाद में हमने समझी। क्रिएटिविटी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर लेवल थिंकिंग के लिए ही यूज होता है। मैंने मिक्स वेजिटेबल का एग्जांपल भी यूज किया, जो आप में से किसी ने बात की जिसके बारे में। कॉग्निटिविज्म में जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं, जेरोम ब्रूनर और ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग चीजें। कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चों को आपको एक्टिव रखना है, मीनिंगफुल लर्निंग होनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी है, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें। एसआर बॉन्ड, जिसका श्रेय हम किसको दे रहे हैं, जिसका श्रेय, ये मैंने प्रॉपरली आपको नए क्वेश्चंस बना करके दिए हुए हैं, और भी कल मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। इसके प्रीवियस ईयर इजीली नहीं मिलेंगे आपको, ठीक। तो ये वुडवर्थ को जाएगा श्रेय, क्योंकि ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक। क्लियर हो गई बात। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस की शीट आपको आज ही मिल जाएगी, ताकि आप कल तक खुद प्रैक्टिस कर लें और फिर मेरे साथ डिस्कस करें, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अभी आएंगे गेस्टॉल्ट पे जो थियरीज हैं उनको प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा, अभी से क्यों दुखी हो, है। ये हैं कुछ एमसीक्यूज आज। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आएंगे कल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो मैं प्रीवियस बैच में भी कराए हैं और कुछ एकदम नए होंगे, ठीक। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। द फ्रेज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रेफर्स टू, यानी जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, एसआर की फुल फॉर्म होती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। एस फॉर स्टिमुलस, उद्दीपक, जो आपको उद्दीपित करे या फिर मजबूर करे एक्शन लेने पे, लालच दे एक तरह का। वो क्या हो सकता है, समोसे की खुशबू। वो समोसे, मोटू पतलू देखा होगा आपने, कार्टून आता है, तो जैसे ही उसको समोसे की खुशबू आती है तो मोटू है कि पतलू है, वो खिंचा चला जाता है। तो वो उसके लिए स्टिमुलस का काम करता है। उसके रिस्पॉन्स क्या है, खिंचे चले जाना या मुंह से लार आना, किसी के लिए गोलगप्पे हो सकते हैं, है ना, ठीक है। यूट्यूब पे भी करवाऊंगी प्रैक्टिस, कल से करवाऊंगी। क्लियर है चीजें। अब एक बार जवाब दे दीजिए इसका। द फ्रेज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रेफर्स टू, यानी वाक्यांश जो है मनोविज्ञान के स्कूल या संप्रदाय किस बात को रेफर करते हैं, इसका मतलब क्या है। अ पर्टिकुलर सेटिंग वेयर इन साइकोलॉजी इज टॉट फॉर्मली, एक ऐसी सेटिंग जहां औपचारिक रूप से एक स्कूल में, कॉलेज में फॉर्मली साइकोलॉजी पढ़ाई जाती हो, उसको स्कूल कहते हैं, यानी स्कूल को ही स्कूल कहते हैं। या फिर अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट वेयर साइकोलॉजी इज लर्नड थ्रू एक्टिविटीज, एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया आपने जहां एक्टिविटी करके ही साइकोलॉजी सीखी जाएगी, तो ये सारे स्कूल तो नहीं मानते हैं। द डिफरेंट सेट ऑफ अप्रोचेस एंड बिलीव्स यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल टू स्टडी साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान को समझने के लिए अलग अलग सेट ऑफ स्कूल या सेट ऑफ अप्रोच का, बिलीफ सिस्टम का, आइडियाज का प्रयोग हुआ, वो उससे उसको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। बात तो सही लग रही है। अ स्कूल वेयर टीचर्स प्रैक्टिस साइकोलॉजिकल मेथड्स टू टीच चिल्ड्रन। अगर हम इतना नहीं समझ पाए ये 3 दिन के सेशन के दौरान, तो फिर हम क्या समझे। नया क्वेश्चन देखते ही हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हाँ देखिए, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, थोड़ा सा याद कीजिए, दिमाग पे डालिए जोर। क्या आ जाएगा इसमें, स्कूल्स और सिस्टम दोनों बताए थे आपको, है ना, कि एक होता है ग्रुप ऑफ आइडियाज, ग्रुप ऑफ आइडियाज। दूसरी चीज क्या बताई थी सरकार, दूसरी चीज बताई थी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक साथ एक ग्रुप में लेकर के आए कुछ आइडियाज को, इसको कहते थे सिस्टम, ठीक। और ग्रुप, अब इन आइडियाज को कुछ ग्रुप में फॉलो करते होंगे लोग, उनको कह दिया स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें अब जहां स्कूल्स हैं या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, तो हमें एक सिंपल बात समझ लेनी चाहिए कि वहां आइडियाज तो होंगे, क्योंकि लोग अकेले बैठ के ताली थोड़ी बजा रहे होंगे, उनके पास आइडियाज होंगे। इन आइडियाज से ही तो बना होगा जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो आइडियाज के बेस पे ही तो बना है। तो हम ये कहेंगे कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वो है जहां पे कुछ थॉट प्रोसेस है, जहां पे कुछ लोग हैं, जहां कुछ अप्रोच और बिलीफ्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है सचिन, तो ये बात क्लियर हो गई। तो द डिफरेंट सेट ऑफ अप्रोचेस एंड बिलीफ्स, अप्रोच करने का तरीका, अलग अलग तरीके से देखने का, दृष्टिकोण का, विश्वास का, आइडियाज का तरीका, किसको, मनोविज्ञान के अध्ययन का, क्या कहला रहा है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहला रहा है। क्लियर है बात, या कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में हो रही है? हो रही है तो बताओ, नहीं हो रही है तो भी आप ये बता सकते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हुआ, सी। ये कोई
इस बारे में नहीं है जहां स्कूल में साइकोलॉजी फॉर्मली पढ़ाई जा रही है, या फिर हम कहें एक अरेंजमेंट है जहां एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे हैं बच्चे, या फिर साइकोलॉजिकल मेथड प्रैक्टिस हो रहे हैं पढ़ाने के लिए तो यूज में बाद में आई साइकोलॉजी। अगर पढ़ाने की बात करें तो वो तो बहुत बाद में बात हुई, उस पर भी आएंगे कल। साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंस को समझेंगे थोड़ा सा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये शीट आपको मिल जाएगी अभी के अभी, मैं बोल रही हूं टीम को, ये तुरंत शीट आपको मिल जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, जितना बैच में पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से पढ़ लो, बाकी दुनिया अभी के लिए भूल जाओ, कोई आफत नहीं आएगी। बहुत अच्छे से बेस तैयार करो, जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस का अलग से एक सेशन होगा, मस्त तरीके से पढ़ो। फिर उसके बाद देखना कहां समस्या है। प्रीवियस ईयर एनालाइज करते समय पूछो एक बात सुमित, एक नहीं दो बात पूछो आप। ये शीट मिल जाएगी आपको नोट्स वाले सेक्शन में। आज ही क्लास ज्वाइन किया तो प्रीवियस क्लास देखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैंने धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई है, आज थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है, नहीं तो बहुत स्लो चल रहे थे। ठीक है जी, डी प्लस भी जनरल पेपर के लिए बुक्स आएगा, वो उस तरह का सेशन भी आएगा, डोंट वरी। जो रैंक 1 है वही बताएंगे इस बारे में, देखिएगा। कोई और समस्या, कोई और परेशानी? बहुत बढ़िया मालविका, धन्यवाद। हाँ पूछिए, रोली क्या पूछना है भाई? यश पूछो पूछो, फटाफट पूछो एक एक बात अपनी अपनी। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपका धन्यवाद। आप अच्छा पढ़ाती हैं, या आज अच्छा पढ़ाती हैं, क्या कहना क्या चाहते हो सरकार? मैम आप ह्यूमर के साथ पढ़ाती हैं एंड इंटरेस्टिंग हो जाती है क्लास। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ह्यूमर को और लाएंगे ताकि आप बोर भी ना महसूस करें, और हम इतनी दूर दूर से बैठे हुए हैं तो आप पढ़ते भी रहें ठीक से। आज स्पीड अच्छी है, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं ब्लॉक कोई नहीं है आदि, लोग बहुत सारे हैं तो आपके कमेंट्स मिस हो सकते हैं इजीली, है ना, ब्लॉक नहीं है आप लोग। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। गाना मत गाने लग जाना। हाँ कंस्ट्रक्टिविज्म पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में ज्यादा चला जाता है, साइकोलॉजी की तरफ कम है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म पूरा होली बेस्ड ही है अगर देखा जाए तो किस पे? एजुकेशनल साइकोलॉजी या पढ़ाने में साइकोलॉजी को लेकर के। ठीक, कल मिलेंगे 7:10 तक क्लास शुरू हो जाती है, हो सकता है थोड़ी पहले हो जाए, है ना। 7 बजे से होती है आपकी क्लास टाइमिंग, तो आप 10 मिनट अपने पेन वैन चमकाइए, रिवीजन करिए क्लास को, और हो सकता है 2 मिनट में शुरू हो जाए, हो सकता है 5 मिनट में हो सकता है 10 मिनट तक लग जाए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, मजा आ रहा है पढ़ने में। इसी स्पीड से चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अरे बिल्कुल होगा ज्योति, मस्त रख के विश्वास रख के एक बार ढंग से पूरा ये सोच लो कि जो जो कराया जा रहा है उतना तो अच्छे से कर लूं मैं, और साथ में प्रीवियस ईयर, और उसके लिए तो अभी रुक जाओ, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ये शीट आपको मिल जाएगी। मोनिका बात पूछ लिया करो, ये मत लिखा करो एक बात पूछनी है, नहीं तो ये कमेंट पढ़ा गया, हो सकता है अगला कमेंट पता नहीं कौन सा पढ़ने में आए। ठीक है, देखो पूछने कुछ भी पूछा जा सकता है साध्वी, ये जस्ट बात पूछने की नहीं है। एक तो पूछा जा सकता है, दूसरा ये है कि जब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आप फंस जाएंगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। ये अगर मैं आपको सिर्फ वन लाइनर में करा जाती पूरा चैप्टर, आपकी फंसने की संभावना बढ़ जाती। ठीक है, धन्यवाद दीपिका, हम सभी बेस्ट हैं। चलिए बाय बाय।